दौर जो सफ़र किया था वो उम्र क्या रही है और कौन से सन से स्टार्ट की थी और कौन सा ग्रुप था, म्यूज़िकल था या फिर कोई बैंड ग्रुप थी या जो भी है आप बता सकते हैं क्या? सर मैंने जब शुरुआत की थी तो जैसे मैंने आपको कहा कि 8th में था मैं। और उस समय की एज तो आप समझ ही रहे हैं कि 12-13 साल के 13-14 साल के आसपास रही होगी। और उसके बाद मूवी जब मेरी बनी थी उस समय भी मैं ज़्यादा मेरे ख्याल 2008 के समय बनी थी। तो स्कूलिंग करते हुए ही मैं उस समय ये सब करवाया था, मैंने सब चीज़ें पार्टिसिपेट की थी। शुरुआत में सर ऐसा था कि बस्तर में कई ऐसे ग्रुप थे, सांस्कृतिक संस्थाएं थी जिसमें मैंने मतलब उनसे मैं लगातार जुड़ा हुआ था। और उन संस्थाओं के ज़रिए मैंने मतलब लगभग कल्चरल चीज़ें, ऐसा हुआ था कि बस्तर का कुछ सांस्कृतिक चीज़ें जो होती थी उस पे हमने मतलब कई जगहों पे प्रस्तुति, जैसे भारत में ही जैसे मान लीजिए शिमला हो गए, भोपाल हो गए, मतलब राज्य स्तरीय भी थे वो, मतलब देश उसमें भी थे, नेशनल लेवल के भी थे। तो कई ऐसी प्रस्तुतियां मैंने दी। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि एल्बम का दौर आया तो उस समय लकीली मुझे ये मौका मिला। और फिल्म जब बनी थी सर उससे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला। और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी सर तो एक समय ऐसा आया कि सर हम ये तो ठीक है, बस्तर में एल्बम्स का जो चल रहा है, सोशल मीडिया जो है, सब चीज़ें हैं। हमने एक चीज़ नोटिस किया सर कि मेरे एज के जो बच्चे थे या मेरे एज के जो यंगस्टर्स थे, यंग लोग थे, उनमें ये चीज़ें हमने देखा सर कि जैसे ही एंड्रॉयड का ज़माना आया, सोशल मीडिया का ज़माना आया, तो लोग पाश्चात्य चीज़ों की ओर ज़्यादा प्रभावित होने लग गए थे। मतलब आप अभी भी देखेंगे बहुत सारे ऐसा था। तो हम लोगों ने नोट किया कि बस्तर से जुड़ा जो बस्तर का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपनी बोली भाषा जो है, मतलब बस्तर की जो बोली भाषा है उससे वो थोड़ा सा दूर हो रहा है, अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर हो रहा है। और उन जैसे आप सोचेंगे बस्तर का, जैसे मेरी तो मातृभाषा हल्बी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे हल्बी बोली से बहुत लगाव है, अपनी बस्तर की बोली से बहुत लगाव है। तो हम लोग नोटिस ये करते थे सर कि कहीं ना कहीं, चाहे आप कॉलेज में जाएँ चाहे स्कूल में जाएँ, कहीं पर भी मैं जाता था किसी कार्यक्रम के उसमें, तो मैंने नोटिस किया सर कि हमारे जो युवा भाई बहन थे वो लोग बस्तर की बोली भाषा को लेकर, उसकी संस्कृति को लेकर मतलब उतने जागरूक नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता था कि यार क्या बस्तर करे, क्या बस्तर, मतलब उनको अपनी संस्कृति से उतना लगाव मुझे नहीं दिखा। तो उस दिन सर ऐसा लगा कि यार अगर हम जैसे युवा इन चीज़ों को अगर नहीं देखेंगे तो बस्तर में ये इस अपनी बोली भाषा के लिए कौन करेगा। तो हमने फिर ये सोचा सर कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें हमारे जैसे युवा ही रहें और उन युवाओं को हम अपनी बोली भाषा के रूप में प्रेरित करें और उनको ऐसे जोड़ें कि उनको इंटरेस्ट भी हो जुड़ने का और वो उनको अच्छा भी लगे उस कार्य को करने में, और साथ ही साथ क्या हो कि वो बस्तर के लिए कुछ अच्छा भी कर सकें। तो हमने सर आज से 10 साल पहले हमने एक रासपरब ग्रुप करके निर्माण किया। रासपरब हमारी एक संस्था का नाम है जो बस्तर की अभी के दौर पे अगर आप देखें तो बहुत प्रसिद्ध संस्था में से एक है, और बस्तर के जितने कलाकार हैं हमारे इस ग्रुप को और संस्था को जानते हैं। तो इस ग्रुप के ज़रिए सर हमने सारे युवाओं को जोड़ा और बस्तर की जो मुख्य बोली है हल्बी, भत्री, गोंडी, इस पे हमने अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी और उसको एक अलग ढंग से हमने प्रस्तुत किया। मतलब आप उन्हें देखेंगे उन प्रस्तुतियों को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी ये दौर ऐसा चल रहा है सर कि ये 10-12 साल बीत गए। शुरुआती समय में तो बहुत चैलेंज था क्योंकि हमने जिस ग्रुप को बनाया तो हमको काम भी नहीं मिलता था। मतलब कहीं जाओ तो हम प्लीज़ सर हमें एक प्रस्तुति के लिए मौका दे दीजिए, कहीं पे भी ऐसा हम रिक्वेस्ट करते थे लेकिन हमको मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा हो गया सर कि सभी जानते हैं इस ग्रुप के बारे में और लगातार हमारे पास कार्यक्रम के लिए कॉल आते हैं और बहुत प्राउड फील होता है कि हमें हमारी ही प्रस्तुतियों को देखकर या हमारी संस्था के ज़रिए इंस्पायर्ड होकर या प्रेरणा लेकर जो आज के जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जैसे आप बोले, जैसे आप जो आदिवासी गाना आप बोले, तो ऐसे ही कई गानों पे बच्चे प्रस्तुतियाँ देते हैं। अपनी बोली भाषा के प्रति वो लोग जागरूक भी हो रहे हैं और अच्छा लगता है सर मतलब देखकर। और सभी अभी लगातार हमारे साथ कई युवा जो बच्चे हैं जुड़ रहे हैं और मुझे और खुशी ये होती है कि रासपरब के ज़रिए, मतलब हमारी संस्था के ज़रिए, और हम लोगों तक अपनी बोली भाषा के प्रति जो है मोह जो बोलते हैं वो पैदा कर पा रहे हैं उन्हें। और इस ग्रुप के मुख्य रूप से तो सर मैं तो संचालक हूँ, बट मुख्य जो हमारे अध्यक्ष हैं आशुतोष प्रसाद जी, जिनको मैंने बताया आपको, तो वो उससे संचालित भी करते हैं। तो आज इतने साल हो गए सर, बहुत अच्छा लगता है इस ग्रुप के साथ कि हमने इतना कुछ हासिल किया है और अभी तो शुरुआत की है तो अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, तो कोशिश जारी रहेगी सर इसके लिए। अच्छा, ये जो मूवी जो आई थी आपकी मोचो माया है ना, और उस मूवी पे आप जो रोल निभाए थे है ना, वो पूरी मूवी में रही है या फिर आप एक एल्बम के लिए चुने गए थे? नहीं सर, ये तो पूरी मूवी थी, जैसे एक फिल्म होता है 2.5 घंटे जो आपकी जो रोल थी, ठीक है, उसमें आप कहाँ तक थे? मैं हीरो था सर उस मूवी में।
अच्छा, पूरा कंप्लीटली आप हीरो का रोल किए। लीड कैरेक्टर मेरा था सर, हीरो था मैं। और ये जो मूवी थी 2.5 घंटे की मूवी थी और बस्तर की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। मतलब ये था कि बस्तर के लिए एक बहुत बड़ा ये इतिहास में लिखा जाने वाला था कि कोई हल्बी भाषा में, सॉरी हल्बी बोली में कोई फिल्म थिएटर में लग रही थी। मतलब थिएटर में आज तक कोई हल्बी फिल्म नहीं लगी थी। तो ये पहला अवसर था कि बस्तर में थिएटर तो थे नहीं उस समय, आप जान सकते हैं हल्बी बोली तो हर कोई जानता नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे रायपुर हो गए उस तरफ के लोग तो हल्बी जानते नहीं, लेकिन पहला ऐसा था कि मौका था कि बस्तर में, खास करके बस्तर में जो थिएटर उस समय थे, तो उस समय पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई हल्बी मूवी लगने वाली थी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतिहास में मतलब लिखा जाएगा कि उस मूवी का पहला हीरो, मतलब हीरो मैं था। तो सर ऐसा था कि उस मूवी में भी मैं, ऐसा था कि मुझे कोरियोग्राफी का काम करना था और सारे हीरो वहाँ पे, कई हीरो का चुनाव होने वाला था। तो अविनाश प्रसाद जी इसके डायरेक्टर भी थे, निर्माता निर्देशक आशुतोष प्रसाद जी थे। तो उस समय ऐसा था कि हीरो में किसको लिया जाए। तो उस समय उनको एक चेहरा दिखा कि युवा में अगर देखा जाए तो यही लड़का है, इसे एक बार मौका देकर देखते हैं। तो किस्मत से मैं उस फिल्म में आया और उस फिल्म में पूरा मैंने मतलब हीरो का कैरेक्टर निभाया है। तो उसमें उसके गाने बहुत फेमस हुए हैं, उसके उस फिल्म का मतलब सब, मतलब बोल सकते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, बीजापुर से भी लोग आते थे मुझे मैं फिल्म देखने, जगदलपुर के थिएटर में, सुकमा से लोग आते थे। और हम लोग जब थिएटर पे जाते थे, रोज ऐसा होता था कि रूटीन में कि फिल्म जब लगी होती थी तो हम लोग ऐसे बाहर खड़े होकर देखते थे लोगों को कि कितने लोग आए। मतलब सर इतना अच्छा रिस्पांस मिला था उस समय कि कभी भी मतलब थिएटर खाली नहीं रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मुख्य रूप से दशहरा के टाइम में था, 15 दिन ये फिल्म लगा था। और थिएटर पे जो शो होते हैं, मतलब सुबह आप 9 से 12, 12 से 3 ऐसा होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात के 12 से 3 का शो भी चलता था ये थिएटर पे। और उस समय ऐसा था सर कि कोई भी शो खाली नहीं होता था, मतलब लोगों की भीड़ रहती थी, हाउसफुल रहता था। और उस समय जब माउथ पब्लिसिटी से लोग आते थे, तो उस समय ऐसा था कि सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा था नहीं स्ट्रांग, तो लोग पोस्टर को देखते थे, जो देख कर जाते थे वो बताते थे अपने घर में कि एक मूवी लगी है हल्बी की, बहुत अच्छी है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, सुकमा से लोग आते थे, सुकमा से, बीजापुर से, दंतेवाड़ा से, अलग अलग, कोंडागांव से, कोंडागांव में बाद में लगी, नारायणपुर से लोग आते थे देखने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी इस मूवी को लेकर। अच्छा, आपको तो ये तो पता होगा कि आपके अब तक का मूवी कितने बन चुके हैं या एल्बम कितने बन चुके हैं, ठीक है? तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएंगे। सर एल्बम तो बहुत ज़्यादा बने हैं, मतलब बस्तर में सबसे सर्वाधिक कार्य करने का रिकॉर्ड मैंने ही वो किया है। मुख्य रूप से सर एल्बम्स की बात करें तो ये लगभग 50 से ऊपर हो सकते हैं, हल्बी और छत्तीसगढ़ी मिलाकर। और फिल्म में सर, हल्बी फिल्म में मैंने उस समय जब CD DVD के टाइम से कहा जाए तो 4 हल्बी मूवी है और छत्तीसगढ़ी मैंने 2 मूवी की है, जिसमें से एक अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो बस अभी आगे और भी काम जारी है सर। अच्छा, आपने जो शुरुआती दौर से जो अब तक का काफ़ी दिक्कतों का सामना किया होगा और आप ये अब तक यहाँ पहुँचे हैं, आपको कैसा लगता है? ठीक है, आपने कम समय में बुलंदियों को छुआ है अब तक का, ठीक है, आप किसका शुक्रगुजार करना चाहेंगे? सर चैलेंज तो बहुत ज़्यादा था। मतलब शुरू से ऐसा होता है कि सर कोई अगर कलाकार व्यक्ति है तो खास करके जब वो बस्तर से है, आप समझ सकते हैं बस्तर कैसा रहा है शुरू से। और जैसे हम राजधानी रायपुर की बात करें तो वहाँ तो सुविधाएं बहुत थी, लेकिन बस्तर शुरू से ही इस मामले में मतलब धनी तो कलाकारों के मामले में तो बहुत धनी है, लेकिन सुविधाओं के मामले में हम बहुत वो रहे हैं, मतलब कमियाँ रही हैं। तो उस समय सर बहुत चैलेंजेस थे, अभी भी हैं। तो कलाकार के रूप में तो ऐसा था कि सर लोगों को एक्सेप्ट करना हम लोगों को बहुत वो मुश्किल रहा है, लेकिन हमारे प्रयासों से और हमारे और भी कलाकार हैं जो बस्तर में कार्य करते हैं, उनकी वजह से बस्तर बहुत बुलंदियों पे अब है। और मुझे लगता है पूरे भारत में लोग बस्तर को अब जानते हैं, खास करके पहले तो किसी और रीज़न से जानते थे, आप समझ सकते हैं, लेकिन अब जो है कलाकारी के रूप में भी और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी बस्तर को मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रही है सर। और मेरा बस ये है कि इस क्षेत्र पे सर जो बन सके, मतलब खास करके मेरे जैसे जो युवा हैं उनका मैं प्रेरणा बन सकूं और उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। और ख़ास करके राजपरब जो हमारी संस्था है सर, उसको हम बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये संस्था के पूरे भारत में अपना नाम कमाए और यहाँ के संस्था से बहुत सारे लोग जुड़ें और बस्तर की संस्कृति को, परंपराओं को हम उस संस्था के ज़रिए आगे तक ले जा सकें, मतलब पूरे भारत में नहीं विश्व में वो नाम दिलवा सकें। ये ऐसा सपना मेरा है सर आगे। अच्छा, तो अगर अब बात करें बस्तर की, बस्तर में बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर है कि नहीं, ऐसे जगहों में से आपने बीजापुर को चुना, आपने बीजापुर आया, ठीक है? बीजापुर आपका पहली बार आना हुआ है या इससे पहले भी आ चुके हैं? अगर आए हैं
तो कहा आप तो सुने ही होंगे कि बीजापुर एक नक्सलियों का इलाका है, नक्सली इलाका है, नक्सलीगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ आके आपको अब कैसा लग रहा है, क्या देखने मिला आपको? सर सच कहूँ तो सच में कहूँ तो इतनी उम्र इतनी हो गई, लेकिन पहली बार मैं बीजापुर आया हूँ। और ये बात तो सच है सर कि बीजापुर मुख्य रूप से किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है आप जान रहे हैं। तो हर किसी के मन में ही आता है कि बीजापुर मतलब बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ जाना मतलब लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन है, और जाएं भी तो थोड़ा रिस्की है, ऐसा लोग सोचते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा था क्योंकि हम भी जब बीजापुर आए हुए थे, कभी अभी उससे पहले तो आए नहीं थे कभी, लेकिन मन में ये थी कि क्योंकि दंतेवाड़ा हम जा चुके हैं, सुकमा हम जा चुके हैं, अब बस्तर के हर जिलों में हम जा चुके हैं, लेकिन बीजापुर ज़िले हम कभी नहीं आए थे। और मन में यही दुविधा थी कि बीजापुर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, और डर तो था मन में। लेकिन सर यहाँ आने के बाद सच कहूँ तो मतलब दिल से हम जितने कलाकार यहाँ आए हुए हैं, मतलब बहुत ही सुंदर है बीजापुर। यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का रहन सहन और यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, और मतलब सब ने मन मोह लिया। मतलब विश्वास नहीं होता, और जो हम चैनल्स पे देखते हैं और जो भी चीज़ें सुनते हैं कि यहाँ ऐसा है, यहाँ पे रहना लोगों का बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है सर ऐसा एकदम से बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है। ठीक है, जो चीज़ें हम न्यूज़पेपर और जो भी समाचार में देखते हैं वो अलग है, लेकिन हाँ बहुत सुकून है यहाँ पे जब से हम लोग आए हैं। हम लोगों के लिए तो सर क्या ही बताऊँ, मतलब एक अनूठा अनुभव रहा है यहाँ पे बीजापुर में। और हमारी जो जितनी भी धारणाएं रही हैं बीजापुर को लेके, वो सब कुछ मतलब मिट चुकी है कि नहीं बीजापुर ऐसा है, बीजापुर ऐसा है। सबसे बहुत 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 मतलब सर मतलब ऐसा है कि जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी बात है। तो ये रहा है कि आप जो अब जो मूवी बना रहे हैं, अगली मूवी वो क्या रहेगी? जी जी, अभी तो सर बहुत सारे मूवीज़ हम लोगों ने प्लान किया है, जिसमें जैसे आपको कहा कि बस्तर की जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मूवी थी मोचो मैक, तो मोचो मैक 2 की भी प्लानिंग है, मतलब उसका पार्ट 2 भी बनने का है, तो उसकी जल्दी। वो कब तक रिलीज होने वाली है? लोगों को काफ़ी इंतज़ार होगा क्योंकि मोचो माया के बाद मोचो माया 2 आ रहा है, तो लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। सर ये इसकी शूटिंग तो अभी मैं मतलब इस साल के लास्ट में हो सकती है, मतलब ये मान चलिए 2026 हमारे लिए मोचो मैक 2 का टाइम हो सकता है। तो बहुत जल्दी आपको ये फिल्म देखने को मिलेगा नए रूप में, नए चीज़ों में, क्योंकि उस समय जब बना था तो उतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब शायद नए तरीके से और नई सुविधाओं के साथ ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। अच्छा, ये एक चीज़ और था, जैसे आप जिस अभी ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, राजपूत ग्रुप में, यहाँ पे जो आपकी अभी जो एल्बम आई थी आदिवासी पे जो सॉन्ग बना था, जिसमें आपने अपनी कलाकारी दिखाई है, और यहाँ पे अभी वैसे ही मैंने कुछ कॉलेज के लड़के, कुछ अन्य लड़के जो पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हो गए, कुछ बड़े बच्चे हो गए, जो काफ़ी निकल के आपके उस सॉन्ग पे थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा सुनने मिला। लड़कों से मैंने बात किया था, जो भी अन्य अदर लड़के जो थे उनसे मैंने बात किया था कि काश हमें भी ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाता तो हम भी वहाँ तक निकल पाते। अगर बाय द वे आपसे कभी कोई मिलके बोल दे कि मुझे आपके टीम में शामिल कर लीजिए, क्या ये चीज़ संभव है? बिल्कुल सर, उनका स्वागत है, मतलब दिल से स्वागत है, क्योंकि मैंने आपको वही कहा कि जो राज परब जो हमारी संस्था है ना सर, वो स्पेशली युवाओं के लिए है। और वो युवा जो अपने बस्तर से प्रेम करते हैं और बस्तर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ सीमित लोग ही रह सकते हैं, ऐसा नहीं, जो व्यक्ति उससे जुड़ना चाहता है, उम्र का भी कोई वो बंधन नहीं है। और जैसे आपको बताया कि आदिवासी गाने और सब में हमारी जो संस्था है ना सिर्फ स्टेज में अपनी प्रस्तुतियाँ देती है सर, खास करके हम लोग वीडियो एल्बम्स भी बनाते हैं, फिल्म क्षेत्र में भी हैं हम लोग, मतलब कंप्लीट एक पैकेज हमारी संस्था के द्वारा दिया जाता है। मतलब सिर्फ ना कि वो व्यक्ति आ रहा है तो वो नृत्य से ही जुड़े रहेगा, ऐसा नहीं है। वो एल्बम से भी जुड़ सकता है, फिल्म से भी जुड़ सकता है, अपने स्टेज शोज भी कर सकता है, अपनी प्रतिभा को जिस तरीके से हमारे साथ मिलकर दिखा सकता है, लोगों के बीच में प्रदर्शन उसका कर सकता है। तो हम वो सारा अवसर देते हैं लोगों को। और ये सारे बच्चे भी जो अभी जुड़े हैं राज परब में, जैसे आपको मैंने बताया, तो ये सब भी ऐसे ही आए हैं। मतलब इनको भी किसी न किसी मंच से हम लोगों ने उन्हें देखा, उन तक बात पहुंची है, और वो खुद से भी हमसे संपर्क किए कि नहीं सर मैं भी जुड़ना चाहता हूं या चाहती हूं। तो हमने उन सबको जोड़ा है। और ऐसे जितने भी युवा हैं, मैं तो कहता हूं जो राज परब से जुड़ना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि वो जुड़ें, और हम उनको एक हमारे ज़रिए अगर उनके लिए अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल पाता है या उनके लिए हम कुछ कर पाते हैं सर, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी और हमारे लिए गर्व की बात होगी ये चीज़। अच्छा, मैं एक चीज़ तो आपसे पूछना भूल गया था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है, ठीक है, और दूसरा ये चीज़ कि आपने इसी फील्ड को कैसे चुना और क्यों चुना?
सर शुरू से तो मैं कलाकारी फील्ड से ही था, जैसे मैं आपको बताया। क्वालिफिकेशन मैंने बी मैकेनिकल से किया है सर, इंजीनियरिंग का। मेन ये था कि पढ़ाई में तो सर शुरू से स्कूल टाइम में तो मैं टॉपर रहा हूँ, लेकिन कलाकारी में भी हमेशा से आगे रहा हूँ। तो शुरुआत में ये ऐसा था सर कि मन में शुरू से ये धारणा थी कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, मतलब कलाकार बनना है। लेकिन दिक्कत ये थी सर कि फैमिली का बैकग्राउंड हमारा ऐसा था कि उस समय आप समझ सकते हैं, मैं घर का बड़ा बेटा भी हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती ही हैं शुरू से। और सबका हर माता पिता का ये इच्छा होता है कि बच्चा जो है जॉब करे और उसके बाद आगे बढ़े, किसी न किसी जॉब में रहे, एक सरकारी नौकरी करे। तो मेरे घर का भी यही था, मतलब सपना था सबका। लेकिन शुरुआती समय में ये दिक्कत आई कि इस सपने को, अब मैं कलाकारी के फील्ड में, तो आप समझ सकते हैं ये कोई जॉब तो है नहीं, मतलब इस पे आप कोई निश्चित नहीं कमा सकते, कभी कुछ भी हो सकता है, ऐसा वाला रहता है। लेकिन मैंने अपनी बात अपने माता पिता को रखी, तो उन्होंने खास करके मेरी माँ ने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब फैमिली में सबसे ज़्यादा मम्मी मेरी जो है सपोर्टिव है। तो उनका ये कहना था कि बेटा तेरे को जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, और अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो हम हैं तुम्हारे लिए। लेकिन उनका वो यही कहना कि मतलब कि हमेशा सपोर्ट करना कि नहीं, जो कर सकते हो इस फील्ड में करो। तो वो उसी सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं मैं आज मतलब इस काम को कर पा रहा हूँ। और सर फाइनेंशियली तो ये है कि मेरा तो हमेशा कहना है कि देखिए, सरकारी जॉब हर कोई को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें जॉब ही करना चाहिए। मेरा मानना है सर, जॉब तो ज़रूरी है, बट अगर आप किसी एक चीज़ पे केंद्रित होकर अगर उस चीज़ पे आप लगातार कार्य करते हैं ना सर, तो मुझे लगता है उस पे आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं, उस पे आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ना मतलब सर ये नहीं कि सिर्फ पैसे ही कमाना, आपको वो चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं, आपको अनुभव मिलता है, तो उससे आप कहीं और चीज़ों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कलाकारी के फील्ड में हमने नोटिस किया सर, हमें हमारे कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कलाकार होने का फ़ायदा हमें बहुत मिला है सर। मतलब हर फील्ड में हम जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग विभागों में जाते हैं, तो वहाँ के लोग हमें जानते हैं, और वो उनका जो व्यवहार हमारे प्रति एक अलग ही होता है, और फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता है सर। तो खास करके मैं ये अभी तक मैंने जो किया सर, इसका तो श्रेय मेरी मम्मी को तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही मेरे दोस्तों का भी, जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे सहभागी जितने रहे हैं, उन सब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। खास करके मेरे जो घनिष्ठ मित्र हैं आशुतोष जी, उन्होंने भी मुझे मतलब हमेशा सपोर्ट किया है। तो सारे लोगों का सपोर्ट रहा है, जिन्होंने, मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया शुरुआत में भी। एल्बम के दौर पे भी ऐसा था कि खाली सिर्फ एल्बम जो अलग अलग लोग बनाते, उसमें भी मेरे एक एल्बम के टीचर थे जो बनाते थे, मतलब प्रकाश दीप्ति जी हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो कहीं ना कहीं सबको देखकर सीखा है सर, और आज उसी चीज़ को कर रहे हैं, और सीखते हुए बच्चों को भी सिखा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी। तो अच्छा लगता है सर ये सब चीज़ें करना। आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा आज तो आपके ऊपर काफ़ी गर्व करते होंगे, ठीक है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर गर्व, वही मैंने आपको जैसे बताया सर, शुरुआती समय में तो बहुत दिक्कत थी, क्योंकि होता ये है कि मेरे फैमिली में हम दो भाई एक बहन है, और मेरी जो सिस्टर है वो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, भाई बिजनेस में है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो बहुत ऐसा था कि सर बहुत मिडिल क्लास फैमिली, गरीब, मतलब उतना ज़्यादा घर पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, बहुत कठिन परिस्थितियों में ही हम लोग रहे हैं। तो उस समय ऐसा था कि सर कि वही आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए थी। तो उस समय ये चला सर कि मैंने जब इस फील्ड को चुना, तो वही बताया कि कहीं ना कहीं सारे लोगों का, आसपास के जो लोग होते थे या जो भी मेरे फैमिली से मिलते थे, वो इसी बात को बोलते थे कि इसने जो फील्ड चुना है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसमें स्कोप है नहीं और इतना आगे आप बढ़ नहीं सकते। और मेरे मम्मी पापा भी यही चीज़, अब लोगों का कहना होता था, तो उनके मन में भी आता था कि इस फील्ड को यहीं छोड़ दो, आगे मत बढ़ो। जब मैंने कुछ नहीं किया, तो शुरुआती समय थी, उस समय की बात है, तो उस समय ऐसा ही था कि इसे छोड़ दो, इस पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, और सभी का यही कहना था, मतलब ऐसा था। लेकिन अब मन में ठान लिया था कि नहीं, करना ही है, और अभी भी ठाना हुआ है कि आगे बढ़ना है इस फील्ड में, जितना आगे बढ़ सकते हैं करना है। तो फैमिली का सपोर्ट बाद में मिला, और फैमिली का यही था कि शुरुआती समय में उनको भी लगता था कि यार कुछ भी कर रहा है, ये कहीं जा रहा है, कुछ हासिल हो नहीं रहा है। लेकिन आज जब वो निकलते हैं, तो कई लोग मेरे नाम से उनको बोलते हैं, पहचानते हैं, तो उनको बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब बताते हैं घर पे आके कि हम कहीं गए थे तो फलाना लोगों ने ये बताया कि आप उनकी मम्मी हैं क्या, तो बहुत अच्छे से वो करते, तो अच्छा लगता है सर। मतलब वो अब वो गर्व महसूस करते हैं, और उनका भी यही कहना है कि अब इस फील्ड में आप जितने समय तक जितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं आप कीजिए, तो उनका सपोर्ट अभी है, मिल रहा है। अच्छा, तो आप बस्तर के इस बीजापुर में आए हैं, है ना, तो आप बीजापुर के लोगों को देख चुके हैं, आप मिल रहे हैं लोगों से, फेस टू फेस लोगों को देख रहे हैं, तो आप बीजापुर रहवासियों के लिए कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे?
सर बीजापुर रहवासियों के लिए तो क्या ही बोलूँ, मतलब मैं जिस दिन से हम लोग आए हैं, मतलब इतने अच्छे लोग मिले हैं, शुरू से बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मतलब हम जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लगातार हम एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए आए हुए हैं, आपको तो खैर मैंने बताया था इस बारे में। तो सर हर दिन हमारा ऐसा होता है कि हम अलग अलग गांव में जाते हैं, बीजापुर से 50 किलोमीटर अंदर, 30 किलोमीटर अंदर, 20 किलोमीटर, मतलब कहीं ना कहीं चारों ओर कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में जा रहे हैं, ग्राम में जा रहे हैं उस काम की वजह से। तो सर जिनसे भी मिलते हैं, मतलब सबका जो सहज व्यवहार है, मतलब जो प्रेम से वो लोग मिलते हैं, मतलब बहुत दिल खुश हो जाता है सर, मतलब ये चीज़ें। और चाहे यहाँ हम रह रहे हों या चाहे लगातार जिन लोगों से मिल रहे हैं, चाहे विभाग के किसी लोगों से मिल रहे हैं या आम जनता से किसी से मिल रहे हैं, तो ये सारे लोग बहुत प्यारे हैं। और मैं सच कहूँ सर कि पहली बार आना हुआ है, लेकिन ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बीजापुर हम पहली बार आए। मतलब ऐसा लगता है कि हम बचपन भी यहीं बीता है, लोगों के साथ हम शुरू से रहे हैं, ऐसा फील आता है। मतलब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। खास करके आपसे भी मेरी मुलाकात हुई सर, तो मैं जब पहले दिन हम भी बात किए तो मुझे नहीं लगा कि मैं आपको पहली बार जान रहा हूँ, ऐसा लगा कि आप मुझसे पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये खासियत है बीजापुर की सर।